Hello students, good morning one and all present over here. So today we are going to start a new topic, work, power and energy. ठीक है ना। तो अब हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना पड़ रहा है? अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई करी है उन सबसे भी हम बहुत अच्छे हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्क, पावर, एनर्जी से हमको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोसेस होता है वो काफी लेंदी हो जाता है। तो उस लेंदी प्रोसेस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा सॉल्व करने में। एग्जाम में तो हमें इतना टाइम मिलता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट। तो हम अपने क्वेश्चंस को और इजी वे में और इफेक्टिव वे में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें वर्क और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब इंडिविजुअली वर्क कुछ नहीं कर सकता, एनर्जी कुछ नहीं कर सकती, यानी कि कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे को एक कंजर्वेशन का लॉ दिया है वर्क और एनर्जी को मिला करके, उससे हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। तो वो क्या है, वो सब चीजें अपन धीरे धीरे यहां पे सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है ना। तो हम आज जो बात करेंगे वो इंट्रोडक्शन लेंगे हम कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है, और हमारा सीक्वेंस क्या होगा आगे बढ़ने का। सबसे पहले हम वर्क पढ़ेंगे, देन विल मूव ऑन विद एनर्जी एंड देन पावर, ठीक है ना। या अगर जरूरत पड़ी तो अपन पावर को बीच में कभी पढ़ लेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखो यहां पे इस पर्टिकुलर स्कीमेटिक को आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे यहां पे आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर पर्सन, ये यहां पे स्केटिंग कर रहे हैं, है ना, आइस स्केटिंग मान लीजिए। तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है? ये एक इंक्लाइन प्लेटफॉर्म है। यहां से आपको मतलब समझ में आएगा कि हमें WPE क्यों पढ़ना है। तो अब ये एक इंक्लाइन सरफेस है, ये यहां पे इस तरह से इस स्लोप पे ही बेसिकली क्या हो रहा है, फिसल रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि भाई इसकी जो स्लोप है क्या वो वेरिंग है या कांस्टेंट है, तो आप बोलेंगे सर किसी भी पॉइंट पे थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि स्लोप कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो यहां पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है तो यानी कि आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहां पे अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो भी आपको यहां पे अप्लाई करना होगा आप इजीली अप्लाई कर लेंगे। और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि वेलोसिटी आप पता कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट आप पता कर लेंगे, एक्सेलरेशन आप पता कर लेंगे, और भी जो भी फलाना चीजें होती है अपन सब यहां पे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा सरफेस आ जाए, सबको विजिबल है ये वाला सरफेस। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए ये किस ज्योमेट्री में नीचे आ रहा है। यहां पे तो ये एक इंक्लाइन सरफेस पे नीचे आ रहा था, यहां पे जो नीचे आ रहा है, यहां पे देख रहे हैं आप ज्योमेट्री हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, यानी कि यहां पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है ना, और ना ही जीरो है। तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप कोई सा भी पॉइंट अगर पिक करेंगे तो उस हर पॉइंट पे आपके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है और डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है। तो क्या यहां पे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं? भाई यहां पे भी अप्लाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इस तरह के बहुत छोटे छोटे इंक्लाइन प्लेन यहां पे ढूंढने होंगे, और फिर उन इंक्लाइन प्लेन पे अपन अपनी इक्वेशंस लगाएंगे। तो क्या यहां पे आपको बहुत ज्यादा इक्वेशंस मिलेगी, यानी कि जो भी इक्वेशंस होगी बहुत ज्यादा बल्कि होंगी, और फिर उनको रिजॉल्व करना होगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग था। यहां पे क्या आपको टाइम लगता है? एनएलएम का कोई सा भी क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगता है? नहीं लगता है ना। यहां पे ऑलरेडी चीजें रिजॉल्व होती हैं। यहां पे क्या हो गया, क्योंकि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे एक नई इक्वेशन, नया डायरेक्शन, नया मैग्नीट्यूड, तो यहां पे आपको इतनी सारी इक्वेशंस मिलेंगी कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, या इवन ये वाला अगर आप प्लेटफॉर्म नहीं देखना चाहें तो अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये अगर सपोज कुछ इस तरह का पाथ है और आपका जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि वो ऑब्जेक्ट यहां पे है। अब ये ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इस पे ऐसे स्लोप होकर के और यहां पे कहीं पे आना है। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे इंक्लाइन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग अगर एनएलएम से करें तो इन्हीं सबको ओवरकम करने के लिए हमने वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया है। तो भाई अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई वर्क होता क्या है, वर्क की डेफिनेशन होती क्या है, नॉर्मल शब्दों में हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग का जवाब क्या होगा, सर वर्क का मतलब होता है काम करना, कार्य करना। सही बात है कि नहीं है? क्यों बेटा, सही बात है। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे एक कुली है,
है ना, वो अपने सर पे सूटकेस उठा रखा है, कुछ भी वेट उठा रखा है और वो आगे चलता जा रहा है, तो लोग बाग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये वर्क कर रहा है। बोलते नहीं बोलते हैं? क्यों भाई, बोलते हैं ना। लेकिन वहीं पे अगर कोई फिजिक्स का साइंटिस्ट है तो वो क्या बोलता है, भाई ये तो कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि वो तो बहुत हैवी सा वजन उठा करके आगे चलता जा रहा है। तो क्या रीजन है? अच्छा, एक और एग्जांपल लो। मैं यहां पे अभी खड़ा हुआ हूं और मैं, ये सपोज एक वॉल है, बोर्ड है, इसके पीछे वॉल है, मैं इसको बहुत जोर से पुश कर रहा हूं। अब क्या मैं इसको सुबह से लेकर के शाम तक यहां पे ऐसे धक्का देता रहूं, पुश करता रहूं, कुछ होगा क्या? ये दीवार अपनी जगह से हिलेगी क्या? नहीं हिलेगी। लेकिन जो भी लोग मुझे देख रहा होगा वो क्या बोलेगा कि यार ये तो सुबह से मेहनत कर रहे हैं, सुबह से इस दीवार पे धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हिल नहीं रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई फिजिक्स का बंदा होगा, जो साइंटिस्ट होगा, वो क्या बोलेगा, यार ये तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही खड़ा है बस। तो इसका मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए वर्क का मतलब अलग है और फिजिक्स में वर्क का मतलब अलग है। तो भाई ये मतलब है क्या? फिजिक्स के लोगों को क्या डेफिनेशन पता है वर्क की, जो एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता? तो सीधे शब्दों में हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। बेटा सबने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, वहां पे अपन ने वर्क की फॉर्मूला पढ़ी थी, जिससे अपन ने उसका यूनिट और डायमेंशन निकाला था। क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्लाइड, और यहां पे हम ये बोल सकते हैं सीधे शब्दों में, इधर देखिए, अगर वर्क को मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना। और हम अपने वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि ये क्या होता है, F.S। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो ये एक लेमैन्स वर्ड में हमने एक डेफिनेशन लिख दी कि वर्क डन, ये क्या है बेटा, दिस इज वर्क डन, दिस F इज फोर्स एंड दिस S इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो हमने एक लेमैन्स वर्ड में यहां पे एक डेफिनेशन, एक वर्क को फिजिक्स के सेंस में डिफाइन किया है। और ये हमने कब किया है, जब हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमने सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा हुआ है, वहां पे देखा था अच्छा वर्क हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमने वही चीज यहां पे लिख दी। ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं लिखी, सीधा सीधा हमने लिखा है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको अभी अंडरलाइन करके छोड़ दो, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब समझ में आएगा कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा देखना चाहें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब, तो देखो ये मैंने यहां पे बनाया एक प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, और लेट्स से कि मैंने यहां पे एक ब्लॉक यहां पे रखा है और इस ब्लॉक का मास मैंने मान लिया कि लेट्स से कैपिटल M है। अब क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर इंसान है जो इसको ना यहां से धक्का दे रहा है और कितने फोर्स से, लेट से कुछ F वेक्टर से ये इसको यहां पे पुश कर रहा है। ठीक है ना, ये सपोज F फोर्स से कर रहा है, अभी वेक्टर साइन हटा दो, तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस होगा। अगर इसकी पोजीशन अभी यहां पे कहीं पे है तो थोड़ी देर के बाद ये शिफ्ट होगा और लेट से कि ये S डिस्प्लेसमेंट कर लेता है। अगर ये जो फोर्स अप्लाई हुआ और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों की डायरेक्शन एक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसने वर्क डन किया कितना, Fs। ठीक है। तो यानी कि आप वर्क डन कब होगा, जब उस पर फोर्स लगेगा या जब वो डिस्प्लेस होगा। तो यानी कि हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं इन दोनों फॉर्मूला से, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड ऑल्सो ऑन द डिस्प्लेसमेंट। दोनों में से कोई भी एक चीज गायब होगी, अगर फोर्स गायब हो गया तो वर्क डन 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तब भी वर्क डन 0। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कुछ F फोर्स लग रहा है और अगर ये F फोर्स लगाने के बाद ये जो बॉडी है, ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है, अगर ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन कहलाएगा। अदरवाइज क्या होगा वो अपन आगे समझेंगे। सो एज ऑफ नाउ इतनी बात समझ में आई
कि वर्क डन जो है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे दोनों पे डिपेंड करता है। और ये बिल्कुल लेमन्स वर्ड में हमने ये वाली इक्वेशन यहां पे लिख दी कि W इज इक्वल्स टू F डॉट एस या FS। ठीक है, अब कुछ लोग वर्क की डेफिनेशन और भी बताते हैं मुझे, तो लेट्स से कि वो मतलब देखते हैं कि क्या है वो वर्क की एक और डेफिनेशन, और वो बोलते हैं द वर्क इज said to be done by a force when that force produces a displacement in any direction except perpendicular to the direction of force। देखिए अपन वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहला अपना जो अपन ने कंसेप्ट उठाया वो वर्क उठाया, और अपन चाहते हैं कि अपन उसको बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में एक एक चीज समझते हुए चलें, ताकि हमारे को अगर थ्योरी के क्वेश्चन आए चाहे न्यूमेरिकल आए अपने को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली आपको वर्क के बारे में इतना बता करके छोड़ दिया जाता है और आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज बताना चाहता हूं। तो यहां पे मैंने वर्क की एक और डेफिनेशन बताई, ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन होगी, और यहां पे क्या बोला जा रहा है कि वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा होता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो यहां पे भी वही वाली बात बोली है, हमने फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई, वर्क डन हो गया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर आप फोर्स लगाते हो तो जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट आगे ही हो सकता है डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो जाए, हो सकता है ना भाई, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए बॉडी का। आप धक्का लगाते हो प्लस एक्स डायरेक्शन में, बॉडी किसी इंक्लिनेशन पे चली जाए, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी वर्क डन को कैसे हम समझेंगे, ये बेसिकली इस डेफिनेशन से अपने को पता चलेगा। लेकिन इस डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अगर बॉडी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क डन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अगेंस्ट में जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको समझिए। ठीक है, ये आपका लेट्स से यहां पे बनाते हैं ताकि एक और एग्जांपल ले लेंगे। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है और लेट्स से कि यहां पे एक इंसान है, एक पर्सन है जिसने क्या कर रखा है, अपने सिर पे कुछ वेट उठा रखा है, यानी कि ये एक कुली है, ये क्या है, ही इज अ कुली, और इसने एक वेट उठा रखा है लेट्स से m मास का। तो अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं और ये अभी चल रहा है और ये आगे की तरफ चल रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बेटा mg, और इस डायरेक्शन में क्या बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इधर की तरफ लेट से कुछ v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है और अपने सिर पे इसने कुछ भी उठा रखा है और ये चलता जा रहा है आगे। तो अप्लाइड फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इधर की डायरेक्शन में है। भाई अप्लाइड फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, दिस इज योर एफ एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ बेटा 90 डिग्री। जैसे ही हमें ये दिख जाएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पे वर्क डन क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। आइए आपको बात समझ में, वर्क डन क्या हो गया, यहां पे जीरो हो गया। कैसे हुआ जीरो, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, है ना, और ये आगे चल रहा था। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वर्क डन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, प्रोपोर्शनल बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों में से अगर कोई एक भी चीज नहीं है तो वर्क डन इज जीरो, है ना। तो अब मैं आपको एक केस लेता हूं जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर रहे हैं लेकिन फोर्स वहां पे मौजूद है।
ठीक है ना। और वो एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए यहां पे सपोज ये आपका एक प्लेटफॉर्म है और लेट्स से कि यहां पे एक पैसेंजर है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। कौन है ये? ही इज अ पैसेंजर। और ये पैसेंजर क्या कर रहा है, अब देखो इसके हाथ में एक ब्रीफकेस है कुछ m मास का, ठीक है ना। और ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ये मूव नहीं हो रहा है। तो यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पर्टिकुलर पैसेंजर है ये कैसे है, रेस्ट पे, यानी कि इसने अपने हाथ में एक ब्रीफकेस लेके खड़ा हुआ है, अपनी ट्रेन के आने का वेट कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये वर्क डन कर रहा है, क्या इसमें कोई वर्क है, कोई वर्क कर रहा है ये? तो नॉर्मल लोग तो क्या बोलेंगे, जो पैसेंजर वहां पे और खड़े होंगे, हाँ यार ये वर्क कर रहा है, इसने कुछ ना कुछ वेट उठा रखा है हाथ में और खड़ा हुआ है। लेकिन कोई साइंटिस्ट होगा फिजिक्स का, वो क्या बोलेगा, भाई कोई वर्क डन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जीरो, ये तो अपनी जगह पे खड़ा है, तो मूव ही नहीं हो रहा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, और एस क्या हो गया, जीरो। तो अगर एस जीरो तो एफ भी जीरो, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया इसका, जीरो, ठीक है ना। तो यहां पे अपन ने अभी 3 एग्जाम्पल देखे, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं। अगर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो वहां पे वर्क डन हो रहा है, और उसको अपन ने W इज इक्वल टू एफ एस से रिप्रेजेंट किया। अब कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग ही हो, है ना। तो अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि कुछ एंगल पे हो रहा होगा, और वो कुछ एंगल पे कितना हो रहा होगा, लेट्स से कि कुछ थीटा एंगल पे हुआ, तो हमने तब क्या सिनेरियो होगा वो अपन आगे देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे भी वो हो सकता है। ये हमको कैसे पता चला, इस डेफिनेशन से हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर एंगल से भी हो सकता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, जो कि इस केस में हो रहा था, बेटा ये एक अलग एग्जाम्पल था, है ना, और ये एक अलग एग्जाम्पल था, 2 अलग अलग एग्जाम्पल थे। तो यहां से हमें क्या पता चला, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे तो वर्क डन जीरो। यानी कि ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करा दी अपन ने, और जो ये डेफिनेशन पढ़ी थी इसको भी अपन ने सेटिस्फाई कराया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अब हम इस चीज को वापस से लेते हैं। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था एट सम एंगल थीटा, अब हम इस चीज को डिस्कशन करेंगे। आप पहले यहां तक की बात नोट करिए, ओके। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन अपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल थीटा पे हो जाए फोर्स लगाने के बाद, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, सपोज ये अपना एक प्लेटफॉर्म है और यहां पे एक बॉडी है, लेट्स से m मास की, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, ठीक है ना, ये आप इस पे इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम वेक्टर्स की हेल्प लेंगे, और वेक्टर्स की हेल्प कैसे लेंगे, यानी कि हम यहां पे एक f वेक्टर और यहां पे s वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों के दोनों वेक्टोरियल फॉर्म में अब यहां पे आ चुके हैं, और अगर आपको यहां पे वर्क डन इनका लिखना है, तो वर्क डन कैसे लिख सकते हैं आप, f वेक्टर डॉट s वेक्टर, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, कुछ थीटा एंगल है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, जहां पे ये f और ये s, ये कैसी क्वांटिटी है, दे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, और जो आपका वर्क है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो यहां पे बेसिकली क्या लिखा हुआ, a डॉट बी, और a डॉट बी को आप अगर रिकॉल करेंगे वेक्टर में, तो a डॉट बी का यानी कि a और b का डॉट प्रोडक्ट, यहां पे क्या हो रहा है, f और s का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो a डॉट बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, a b cos थीटा, तो यहां पे f डॉट s को मैं कैसे लिख सकता हूं, w इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। यहां पे क्या हो रहा है, कुछ भी अलग चीज नहीं हो रही है, बस हमने जो हमारी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये कहा गया है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल थीटा पे हो जाता है तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब कोई बड़ी चीज नहीं रही है, हम बहुत इजीली पता कर पा रहे हैं। अब देखो यहां पे ये जो एफ कॉस थीटा आया है, मैं यहां पे
डॉट प्रोडक्ट की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अगर यूज करूं, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, ये हमने किया है यहां पे क्या, डॉट प्रोडक्ट, और अब मैं इस डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि मैं क्या करूंगा, एफ एस कॉस थीटा को दो तरह से लिखने की कोशिश करूंगा। वो कैसे लिखूंगा देखिए, यहां पे इसको रब कर दूं ना मैं यहां पे, तो हम यहां पे अब एफ कॉस थीटा को दो तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। एफ एस कॉस थीटा, ये मेरे पास वेक्टोरियल सेंस में मैंने ये यहां पे लिखा है। तो आप देखो कैसे लिखूंगा, एक तरीका यहां लिखते हैं और एक यहां पे। सो W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा डॉट एस, और एक और तरीका हो जाएगा हमारे पास लिखने का, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। कोई अंतर पता चल रहा है दोनों के लिखने में? एक बार तो मैंने क्या किया, एफ को कॉस थीटा के साथ रखा, और दूसरी बार मैंने क्या किया, एस को कॉस थीटा के साथ रखा। क्लियर यहां तक? तो ये दो तरह से लिख सकते हैं। अब इनको हम स्कीमेटिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पे देखिए, इसके लिए अपन यहां पे अगर करें तो ठीक है, यहां पे आपकी ये बॉडी है कुछ m मास की। अब यहां पे क्या होगा कि हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, दिस इज योर एस वेक्टर, और लेट से कि यहां पे जो फोर्स लगा होगा, या इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं, लेट से कि डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां पे एस वेक्टर, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसे लग रहा है, ये आपका एफ वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। भाई जानते हैं ना, ए और बी का अपन ने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो कॉस थीटा के फॉर्म में यहां आ जाता है। क्लियर है ना? इतनी बात तो बताने की जरूरत नहीं, वेक्टर अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है पूरे डिटेल मैनर में। तो ये सिचुएशन यहां पे आ गई है। अब हमको अपनी बात सेटिस्फाई करानी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये इसको रीड कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए इसको, वर्क डन को कैसे लिखेंगे, ये वर्क डन को कैसे लिखेंगे, एफ कॉस थीटा। ये एफ कॉस थीटा है क्या, बेसिकली दिस इज अ कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। यहां पे वेक्टर लगा दीजिए इन पे, ठीक है ना। तो अब एफ कॉस थीटा, अब देखो ये थीटा ये एफ, तो यहां पे इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और इसको मैं बोलूंगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा यहां पे, इसको मैं बोलूंगा एफ साइन थीटा। तो ये जो फोर्स का एक कंपोनेंट हुआ, क्या बेटा ये कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे ये वाला वर्क डन सेटिस्फाई हो गया। भाई अगर यहां पे आप वर्क डन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट कितने हैं, एस के साथ, ये हो गया आपका यहां का वर्क डन। अब इसकी बात करें अपन कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। अगर आप इसको रीड करना जानते हैं तो आप इसके स्कीमेटिक बहुत 2 मिनट में बना लेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यानी कि अगर ये यहां पे आपका एक प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर ये कुछ m मास का ब्लॉक यहां पे रखा गया है, और इसका डिस्प्लेसमेंट लेट से प्लस x डायरेक्शन में कुछ s वेक्टर है, और इस पे फोर्स लगने वाला कितना है, लेट से कि ये कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है यहां पे, और कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, थीटा एंगल है। तो अब यहां पे आप कंपोनेंट कैसे करेंगे, आपको किसका कंपोनेंट लेना है, एस का कंपोनेंट, किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग। तो एस का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग कैसे लेंगे, ये एस ये थीटा, तो यानी कि एक कंपोनेंट आएगा यहां पे इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट आएगा ये ऐसे। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एस कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एस साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? तो अब देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और कितना हो रहा है, एस कॉस थीटा। तो ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो गया। इजीली लिख सकते हो ना यहां पे यार, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा।
तो हमने जो लेमेन्स वर्ड में वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन किसके डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग। तो वो चीज यहां पे सेटिस्फाई होती है। हमने क्या किया भाई, वर्क जो है फोर्स पे भी डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंडेंट है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे फोर्स के कंपोनेंट हुए डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, यहां पे डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट हुए फोर्स के अलोंग, तो दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई अपने को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? ठीक है, तो अब यहां पे देखिए दो बातें अब अपने को और समझने की हैं। उनमें से क्या है, दो नहीं एक्चुअली तीन। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो वर्क डन है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पे बताया मैंने आपको, ये जो वर्क डन है ये कैसा है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी थी? दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर ये स्केलर है तो हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि वर्क डन कैन बी जीरो, है ना, जीरो हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ये तीन में से एक हो सकता है। अब जीरो कैसे हो रहा है? या तो फोर्स जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो। तो ये बात तो ना हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा, वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इन दोनों को, इन बेसिकली इन तीनों चीजों को समझने के लिए हम कुछ स्पेशल केसेस को देखेंगे। और वो स्पेशल केसेस क्या हैं, आइए देखते हैं। एक एक करके अपन सारे स्पेशल केसेस लेते हैं। सबने नोट कर लिया यहां तक? सो नाउ विल टेक सम स्पेशल केसेस जिससे हमें यह पता चले कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है या जीरो कब होता है। अब देखो, अब मैं स्पेशल केसेस ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और वो क्या बातें हैं? दो छोटी सी बात है, चाहे तो नोट डाल करके लिख लीजिए। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में याद रखने के लिए कि सेम डायरेक्शन ऑफ एफ एंड एस। और नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहां पे लिख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ एंड एस। ठीक है ना, इतनी बात आपको अगर समझ में आती है तो अपन लेते हैं स्पेशल केसेस। सो केस 1, ठीक है। केस 1 में मैं क्या ले रहा हूं कि जब थीटा है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो अपना एंगल है थीटा, वो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो इजीली आप लोग बोल देंगे सर जैसे ही थीटा 90 हुआ वैसे ही वर्क डन क्या हो गया? जीरो। भाई कैसे? मैंने आपको बताया था, ये आपका अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, चाहे फोर्स ऊपर लग रहा हो या चाहे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा हो, और अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। ये मैंने आपको लेक्चर जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब बताया था। अब हम इसको देखेंगे ये कैसे होता है। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा और उस फॉर्मूले से हमने ये जनरेट किया है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। क्या हमने ऐसा फॉर्मूला बनाया अभी अभी? तो यहां पे एफ एस कॉस थीटा, यहां पे थीटा की जगह क्या पुट करूंगा बेटा? 90 डिग्री। तो ये लो एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब कितने बच्चे जानते हैं कि बेटा कॉस 90 इज इक्वल्स टू जीरो? अगर ये जीरो है तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी? तो वर्क डन कितना आ गया? जीरो। इजी था, ठीक है ना। तो ये एक पहला केस था। हम चाहते तो केस में भी यहां पे डाल करके इसको पढ़ सकते थे, चाहे तो शुरुआत में समझ सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से शुरुआत में हमने पढ़ा तो यहां पे दिक्कत हमको समझने में बिल्कुल भी नहीं आई। चलो इसी तरह से अपन लेते हैं केस 2। केस 2, अच्छा इसके ऊपर कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे?
कोई भी एक बच्चा अगर एग्जांपल दे सके, वो कुली वाला तो मैंने दे ही दिया था, ठीक है ना, कि वो ऊपर उसके सर पे वेट है और वो आगे चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स नीचे, तो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जीरो, वर्क डन इज जीरो। कोई और एग्जांपल आप लोग अगर दे सकते हो तो बताइए, एक एग्जांपल मैं दूं, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सबको विजिबल है ना यहां तक? सपोज ये अपना एक प्लेटफॉर्म है, कैसा है? प्लेटफॉर्म है और यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि थोड़ा सा स्लिपरी है, और यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है, लेट्स से कुछ m मास का है, ठीक है ना। अगर मैं इसका एबीडी ड्रॉ करूं तो क्या ये नीचे mg लगेगा और ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि भाई ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स इस ग्राउंड के साथ कैसा है? कांटेक्ट फोर्स है, और ये कैसा है? थोड़ा सा स्मूथ है ना, स्मूथ सरफेस है ये। और मैं बोल रहा हूं कि भाई जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस ब्लॉक का डिस्प्ले, या भाई अगर ये स्लिपरी है तो ये हिलता रहेगा ना यार, अपनी जगह से कहीं ना कहीं तो जाए, तो मैं बोल रहा हूं इसका डिस्प्लेस प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और ये जो फोर्स है नॉर्मल और mg इस पे इस तरह से लग रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है अब आपसे, वर्क डन नॉर्मल के द्वारा कितना किया जा रहा है? तो हमारा आंसर है सर, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज जीरो। क्यों? नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों के बीच में भाई डिस्प्लेसमेंट यहां ऐसे आगे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। अब मेरा एक और क्वेश्चन, मुझे ये बताइए, ये जो mg फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, तो मैंने आपसे सीधा एक क्वेश्चन लिख करके पूछ लिया, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स mg? तो आपका जवाब फिर से क्या होगा? सर जीरो। क्यों? क्योंकि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय mg इज ऑल्सो जीरो। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो अपन अभी स्लाइड में और एग्जाम्पल देखेंगे कि सर्कुलर मोशन, जो कि अपन ने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें वर्क डन कैसे जीरो होता है, ठीक है ना। अपन देखेंगे और एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे इसके ऊपर। आइए केस 2 पे आइए। अब केस 2 में मैं बोल रहा हूं कि भाई जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं जीरो बोल रहा हूं, तो आपको अच्छे से पता है कि भाई वर्क डन तो एफ डॉट एस होता है, और इसको अगर अपन ओपन करें तो एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। और अगर मैंने आपको ये बोल दिया है केस 2 में कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? ये तो वही एग्जाम्पल हो गया जिसमें ये अपना कुली है या पैसेंजर है, और इसके हाथ में एक ब्रीफ केस है और m मास का ब्रीफ केस है, और ये अपने पोजीशन पे खड़ा है, वहां से हिल नहीं रहा है, यानी कि कैसी पोजीशन पे हो गया? रेस्ट पे। तो यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो था, तो यहां पे हमने वर्क डन जीरो बताया, तो वो वर्क डन जीरो कैसे आया? आप यहां पे s को जीरो कर देंगे, f और cos थीटा मल्टीप्लाई होंगे, तो वर्क डन क्या मिलेगा बेटा? जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो ये अपन ने दो छोटे छोटे से केस देखे, इनको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं केस 3 और केस 4 पे। ओके, तो बढ़ते हैं केस 3 पे। ये रब कर दो ना यहां पे जो लिखा है, अब केस 3 में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा थीटा है, जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, उसको हम 0 से 90 डिग्री के बीच में रख रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा सीन है। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर ये मेरा प्लेटफॉर्म है और यहां पे कुछ मेरा ये ब्लॉक रखा हुआ है, लेट्स से m मास का, तो यहां पे क्या होगा भाई, ये अपना डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, ठीक है, कुछ लेट्स से s वेक्टर, और यहां पे ये जो फोर्स है ये कुछ ऐसे लग रहा है, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा,
ठीक है ना। अच्छा, हमें भूलना नहीं है ये वाली बात कि हम ये जो स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता करना है कि वर्क डन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो केस 1 में हमने क्या देखा, वर्क डन 0। केस 2 में भी हमने क्या देखा, वर्क डन 0। यानी कि हमने एक चीज तो समझ ली कि वर्क डन 0 कब होगा। अब हम केस 3 में ये देखेंगे कि पॉजिटिव कब होगा, केस 4 में देखेंगे कि नेगेटिव कब होगा। तो अब देखो, इस स्कीमेटिक पे भी आगे बढ़ने से पहले मेरे छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो कि वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ एस कॉस थीटा, हाँ या ना, है ऐसा? अब अगर थीटा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, अगर आपका ये x हो गया, ये y हो गया, तो 0 से 90 यानी कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं पे भी, लेकिन 90 से छोटा ही है, ठीक है ना। ये 90 आपका यहां है, ठीक है। तो cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? छोटी सी बात मुझे बताइए कि cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो cos थीटा की टेबल रिकॉल कर लीजिए यार, अगर कास्ट रूल पता है तो आप ऐसे ही बता देंगे, लेकिन फिर भी cos 0 पे 1, cos 30 पे √3/2, cos 45 पे 1/√2, cos 30 पे 1/2 और cos 90 पे 0। यानी कि हमने क्या देखा कि cos थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव रहता है। तो हमने क्या डिफाइन किया कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में जो हमारा cos थीटा है, ये हमको कैसा मिलता है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव, तो हमारा जो वर्क डन होता है यहां पे, वो हम कह देते हैं कि क्या है, पॉजिटिव है। और ये हम कब कहते हैं, जब हमारा वर्क का मतलब जो हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, या तो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ जाए या डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में आ जाए। दोनों में से एक बात भी अगर हो जाए तो हम ये बोल देंगे कि ये वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि हमको ये वाली लाइन भूलनी नहीं है कि सेम डायरेक्शन ऑफ एफ एन एस या कंपोनेंट ऑफ एफ एन एस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये केवल याद रहे हमें, इसलिए हमने ऐसी बात यहां पे लिखी है। तो अब इस स्कीमेटिक पे आओ, ये अपना m मास का वेट है और ये s डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है यहां पे, और फोर्स इस पे लग रहा है कुछ थीटा एंगल पे। तो अब यहां पे अगर मुझे कंपोनेंट लेने हो तो मैं कैसा कंपोनेंट लूंगा, क्या बेटा, मैं अगर फोर्स का कंपोनेंट लूंगा तो एक कंपोनेंट यहां आएगा कुछ ऐसे, और एक कंपोनेंट यहां जाएगा कुछ ऐसे ऊपर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, f sin थीटा। तो यहां पे वर्क डन आप क्या लिखेंगे, f cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय s। बोलिए लिखेंगे नहीं लिखेंगे आप ऐसा यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो फोर्स का कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ गई, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम हो गई। अच्छा, अगर मैं यहां पे मान लीजिए फोर्स का कंपोनेंट नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट का करता, तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि एक कंपोनेंट होता है यहां पे ये, और एक कंपोनेंट होता है यहां पे ये। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, s cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, s sin थीटा। तो आप देखिए तब भी अपना फॉर्मूला क्या बोलता, जो एक डायरेक्शन में यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि f डॉट s cos थीटा, ये आपका यहां पे वर्क डन हो जाता। तो ऐसे केसेस में जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होता है, या कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तब इन तीनों कंडीशन पे जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब इसी का उल्टा कर दो तो केस 4 बन जाएगा। यहां पे देखिए केस 4। अब केस 4 में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा थीटा है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक और चीज बताऊं मैं आपको, सपोज अगर ये आपकी बॉडी है लेट से m मास की, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, और अच्छे से देखो इसे। सबसे पहले जो अपन ने एक एग्जांपल बनाया था जिसमें अपन ने एक ब्लॉक रखा था m मास का, और यहां पे अपन ने एक पर्टिकुलर बंदे को बोला था कि भैया F फोर्स लगाओ, और ये आगे S डिस्प्लेसमेंट हो रहा था।
तो ये एफ वेक्टर और ये एस वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल क्या थीटा बराबर 0 डिग्री है। ठीक है भाई, थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। तो भाई वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, और बेटा कॉस 0 पे क्या होता है 1, यानी कि वर्क डन कितना आ गया एफ डॉट एस। सबको विजिबल है ये बेटा, विजिबल है पीछे तक। चलो तो समझ में आया ये एक और यहां से आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री पे भी अपन कैसे वर्क डन को निकालते हैं। ठीक है, चलो केस 4 देखते हैं 90 से 180 डिग्री। तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, या कॉस, चलिए ठीक है कॉस थीटा ही देख लेते हैं अपन। कॉस थीटा बेटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कॉस 180 डिग्री -1, कास्ट रूल से भी देखेंगे तब भी अपने को कॉस 180 कितना दिखेगा -1। तो अगर हमको पता चल रहा है कि भाई 90 से 180 डिग्री के बीच में कॉस थीटा कैसा पाया जा रहा है हमको नेगेटिव। बेटा अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आपको कास्ट रूल अभी भी समझ में नहीं आया। बेसिक मैथ्स में तीसरा या चौथा लेक्चर जहां पे मैंने सेक्शन बी या सी ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट कराई थी, वहां पे आपको देखना होगा कि कास्ट रूल से कैसे अपन करते हैं। ठीक है, तो कॉस 180 डिग्री होता है -1, यानी कि 90 के ऊपर जैसे ही कॉस थीटा जाता है तो वो कैसा हो जाता है नेगेटिव। ठीक है ना, या ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये उन बच्चों के लिए जिनको रिकॉल करा रहा हूं मैं कास्ट रूल, CAST कास्ट रूल। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। यानी कि हमारा जो कॉस थीटा लाए कर रहा है, क्या बेटा वो इस क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पे कॉस थीटा क्या होता है नेगेटिव, ऐसे भी समझ सकते हो। तो हमने यहां पे एक चीज तो फाइंड आउट कर ली कि हमारा जो कॉस थीटा है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में कैसा है नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हमने एक चीज बोल दी कि हमारा जो वर्क डन होगा वो भी नेगेटिव होगा। अब ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब यहां पे या तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, या कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो इसको भी हम स्कीमेटिक से समझने की कोशिश करते हैं। ये रब कर रहा हूं मैं यहां से, ये देखिए यहां पे अगर मैं एक स्कीमेटिक बनाना चाहूं इसका, लेट से कुछ ये m मास का है और इसमें यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है s वेक्टर, और यहां पे ये इस पे फोर्स लग रहा है कुछ थीटा एंगल पे, एंड दिस थीटा इज ऑब्वियसली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे, अच्छा सॉरी यहां पे अपन ने ये गलत ड्रॉ कर लिया ना, भाई यहां हो क्या रहा है, यहां पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं तो ये आपका 90 डिग्री और इसके बाहर यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि जो आपका फोर्स लग रहा होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ऐसा आगे है। तो मैं यहीं से एक डिस्प्लेसमेंट भी बना देता हूं आगे, ये आपका हो गया एस वेक्टर और ये हो गया आपका एफ वेक्टर। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा, यानी कि इस लाइन से और ये वाला एंगल, ये क्या हो गया अपना थीटा। तो अब देखो वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस एस वेक्टर को अगर मैं 180 डिग्री पर रोटेट करके यहां पे लेके आऊंगा तो क्या ये माइनस एस वेक्टर हो जाएगा। तो इस वेक्टर को मैं रोटेट करके यहां पे लेकर के आ गया, एंड दिस इज माय माइनस एस वेक्टर। अब देखो यहां पे कंपोनेंट लेना है, तो एक फोर्स का कंपोनेंट तो आएगा आपका यहां पे ऊपर, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं बोलूंगा क्या, एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन क्या लिखूंगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और डॉट माइनस का एस। अभी माइनस को मैं चाहूं तो यहां आगे ला सकता हूं, तो ये वर्क डन मेरे पास कैसा आया, नेगेटिव।
ठीक है ना। अगर ये आप इसके साथ नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और काम क्या कर सकते थे भाई, आपका डिस्प्लेसमेंट तो आप इधर ही रहने देते हैं एस वेक्टर, और ये जो फोर्स था आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर लें यहां पे, तो ये आ गया आपका फोर्स कुछ ऐसे, ठीक है ना। अब ये दोनों का एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है ना। और फिर इस हिसाब से भी अगर आप कंपोनेंट यहां पे लेते तो ये फोर्स का कंपोनेंट अपन लेते फिर यहां पे इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और तब अपन यहां पे रिजॉल्व करते तो एक कंपोनेंट यहां था आपका एफ कॉस थीटा, नहीं दिस इज 90 माइनस थीटा, यहां पे लेते अपन थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट आता एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होता आपका एफ साइन थीटा। तो ये देखिए यहां पे भी ये एफ कॉस थीटा और ये एस डिस्प्लेसमेंट, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो यहां पे वर्क डन 0। तो बेसिकली ये पैटर्न था अपना, यहाँ पे वर्क डन को 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब अपन और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे तो वहां पे भी अपने को ये सब बातें पता चलेंगी, कैसे वर्क डन 0 होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर यहां तक की बात समझ में आई तो इतना नोट करिए, फिर अपन आगे यूनिट्स की बात करेंगे इसमें। ये चलिए साथ में यूनिट्स भी देख ही लेते हैं, कितना सा टाइम बचा है। अब यूनिट्स देखते हैं अपन, वर्क की यूनिट क्या होती है। तो हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ वर्क। तो सबसे पहले हम बात कर लें एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट में यूनिट ऑफ वर्क को क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ वर्क को बोला जाता है जूल। क्या बोला जाता है, जूल। अब अगर मैं नॉर्मली वर्क का फॉर्मूला लिखूं सो इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में, तो यानी कि न्यूटन मीटर। तो ये मेरे पास वर्क इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। अब अगर मैं इसको और ब्रेक करना चाहूं तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे, बेसिकली अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमने बात करी एसआई सिस्टम में। अब यहां पे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम, तो यहां पे आप यूनिट ऑफ वर्क को क्या बोलेंगे, यहां पे यूनिट ऑफ वर्क हो जाती है अर्ग। क्या हो जाती है, अर्ग। तो वर्क का फॉर्मूला यहां पे भी बेटा वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या डाइन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये आपका वर्क यहां पे ऐसे आ गया। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं कि 1 अर्ग इज इक्वल्स टू डाइन सेंटीमीटर। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, और डिस्प्लेसमेंट की बोल रहा हूं सॉरी, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, तो आप यहां पे डायमेंशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास यूनिट है। तो न्यूटन की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज योर केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो किलोग्राम एम ए, क्या लिखा है, एम ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये कितना हो गया आपका, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर मुझे डायमेंशन लिखना हो, क्या लिखना हो इसका, डायमेंशन, तो कितना आ जाएगा, किलोग्राम का एम, मीटर फॉर लेंथ यानी कि एल स्क्वायर, और टी फॉर टाइम, और किसके लिए, इस सेकंड के लिए, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -2। और ये आपने यहां पे लिख दिया इसका डायमेंशन, यानी कि एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। बेटा विजिबल है सबको पीछे तक, ठीक है। क्या यहां पे कुछ अलग डायमेंशन आएगा, यहां पे भी यही डायमेंशन होगा, तो हम यहां पे भी डायमेंशन लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी -2, ठीक है ना। अब लेकिन बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मुझे 12 बजती हुई दिख रही है, यानी कि उन्हें जूल और अर्ग में बहुत कम बातें पता हैं, ठीक है। तो उन सब बच्चों के लिए छोटी सी बात, ज्यादा अपने
अपने ऊपर लोड ना लें। सिर्फ इतनी सी बात है, एसआई सिस्टम में हम जैसे न्यूटन रखा था यार, नाम फोर्स का न्यूटन रखा था ना। अब न्यूटन क्यों फेमस था? क्योंकि वो न्यूटन के नाम पे था। तो ऐसे ही जूल के ऊपर भी बात आती है। भाई ये जो जूल यूनिट रखी गई है, ये किसके नाम पे रखी गई है? जेम्स पर्सनल जूल, ये साइंटिस्ट था, उसके नाम पे हमने यूनिट रखी है जूल। तो यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज जूल एंड यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम जैसे डाइन होता है, वैसे यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ग। ठीक है, तो यहां पे हमने छोटी सी बात यहां पे कही है कि 1 अर्ग इज इक्वल्स टू डाइन सेंटीमीटर और 1 जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। अब बात यह आती है कि सर जूल में और अर्ग में आपस में क्या रिलेशन है? तो हम यहां पे उस चीज को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक है, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है? तो देखो, क्या मैं 1 जूल को, भाई जूल को अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अर्ग को तो ERG लिखते हैं पूरा। तो 1 जूल को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 न्यूटन मीटर। ठीक है ना। अब 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है? क्या बेटा? 10 की पावर 5, यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 5 डाइन डॉट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो यहां पे लिख दिया भाई 100 सेंटीमीटर, और यहां पे 1 जूल तो अपना चल ही रहा है। अब ये जो 1 जूल है, क्या बेटा ये 10 की पावर 7 डाइन डॉट सेंटीमीटर हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये डाइन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, तो आपने क्या बोला? सर ये 1 अर्ग के बराबर होता है। तो हमने यहां पे क्या लिखा? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये तो हो गया क्या? 1 जूल, जूल और अर्ग में रिलेशन। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 1 अर्ग किसके बराबर होता है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि 10 की पावर -7 जूल। तो ये स्टार लगा के इनको आप नोट कर लीजिए। ये हमने यहां पे रिलेशन पढ़ लिया है जूल में और अर्ग में। यहां पे हमने सीजीएस में यूनिट देखी वर्क की, यहां पे एसआई सिस्टम में हमने यूनिट देखी और डायमेंशन भी देख लिया। नोट करिए यहां तक। आइए, तो हम कहां पे थे? हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी, वर्क को समझा, है ना। हमने उसके बाद आगे कुछ केसेस देखे थे, स्पेशल केसेस। देन वी केम ओवर द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट और रिलेशन इन बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको स्पेशल केसेस के एग्जांपल बताऊंगा। तो सबसे पहला केस अपन ने लिया था जब थीटा 90 डिग्री था, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल था वो कितना हो गया था? 90 डिग्री। दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे केस में कॉस थीटा क्या हो गया अपना? 0, यानी कि वर्क डन इज 0। तो इसका एग्जाम्पल अपन ने एक तो पुली वाला लिया था, है ना, और एक एग्जाम्पल अपन ने ये वाला लिया था जिसमें ये अपना ग्राउंड था, उस पर ब्लॉक रखा हुआ था, mg नीचे n ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आगे। तो अगर वर्क डन पूछा जाए नॉर्मल के द्वारा, है ना, तब भी 0 और mg के द्वारा भी 0। और सेम अपन ने ये वाला आर्ग्यूमेंट यूज किया था कि एक पर्सन अपने हेड पे कुछ लोड कैरी कर रहा है और आगे बढ़ता आ रहा है, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या था इसका? कुछ ना कुछ था, लेकिन वो परपेंडिकुलर था अप्लाइड फोर्स के, तो वर्क डन इज 0। अब एक और एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि मैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वो एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो ये एग्जांपल क्या है भाई? यहां पे क्या बोला गया है? कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब उसमें कौन सा एक्सेलरेशन है? केवल सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल इज 0। At every point of the circular path, the centripetal force and the displacement are mutually perpendicular। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जानते हैं हम सब ये लोग बात। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पे वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। यानी कि आप ये देखिए यहां पे इस फिगर से देखिए, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सबको विजिबल है ना ये फिगर बहुत अच्छे से? अगर नहीं भी है तो ये लो एक और बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया यहां पे, और ये लेट्स से कि पार्टिकल अपना यहां पे कहीं पे है। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये सेंटर से पार्टिकल तक की लाइन आर, अंदर की तरफ लगने वाला
एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और याद रहे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सब बच्चे अब तो सर्कुलर मोशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ लिया अपन ने अच्छे से। तो अंदर की तरफ एक और फोर्स होगा, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर एक और फोर्स होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस Fc इज बेसिकली अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये पार्टिकल तो आगे जा रहा है, और अगर ये पार्टिकल आगे जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होगा क्या बेटा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, एस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में क्या ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि यहां पे वर्क डन क्या हो गया, 0। सिमिलर चीज को आप रिलेट कर सकते हो अपने सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम भी कहना गलत है, अपने अर्थ से। अपने अर्थ एक सेंटर है, उसके अलोंग अपनी सैटेलाइट्स रिवॉल्व होती हैं, सबको पता है, हजारों सैटेलाइट होंगी जो रिवॉल्व हो रही हैं, कुछ एक्टिव होगी कुछ डीएक्टिव होंगी, लेकिन वो घूमती रहती हैं। क्या ऊपर जाके कोई उनको धक्का लगाता है कि भैया बढ़ो आगे बढ़ो? नहीं, वो अपने आप चलती रहती हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता रहता है वहां पे। तो वहां पे उनका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और जो उनका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा, उनके बीच में भी वर्क डन क्या होगा, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही हैं, उनका वर्क डन कितना है, 0। यानी कि उनका वर्क डन भी क्या, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो उनका वर्क डन है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल यहां पे था। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, और ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, सिंपल पेंडुलम। क्या सबको ये सिंपल पेंडुलम दिख रहा है यहां पे? अब इस सिंपल पेंडुलम में होता क्या है, बेसिकली सिंपल पेंडुलम कह लीजिए, या हमने जो सर्कुलर मोशन में देखा था, एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उस पर धागा बांध दीजिए, मतलब कुछ पत्थर बांध दीजिए और ऐसे घुमाइए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करिए। तो वहां पे क्या होता है, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या टेंशन फोर्स जनरेट होता है, और अगर ये पार्टिकल अभी यहां पे है तो इधर से डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कुछ ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स की वजह से यहां पे जो वर्क डन हुआ वो क्या हो गया, 0। तो ये एक और एग्जांपल था जहां पे वर्क डन आपका 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं केस 2, जहां पे हमने क्या बात करी थी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो यानी कि यहां पे क्या होगा, अ पर्सन कैरिंग अ लोड ऑन हिज हैंड एंड स्टैंडिंग एट अ गिवन प्लेस। तो हमने ये वाला एग्जांपल देख लिया है। आगे बढ़ते हैं केस 3 पे, जहां पे वर्क डन पॉजिटिव था, यानी कि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में था। तो ऐसे केस में हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एक हॉर्स कार्ट। देखा, बैलगाड़ी देखिए, आगे 2 घोड़े भाग रहे होते हैं, पीछे एक कार्ट होता है जिसमें या तो सामान रख लो या आप खुद बैठ जाओ। तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में आप भी आगे बढ़ रहे हो। तो वहां पे फोर्स कौन लगा रहा है, वो जो कार्ट है उसके ऊपर जो रस्सियों से घोड़े बंधे रहते हैं, वो उनका फोर्स आगे की तरफ, और आप अभी यहां बैठे, थोड़ी देर बाद आप यहां पहुंच जाते हैं, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है। और हमने वर्क डन को पॉजिटिव करने के लिए क्या बातें पढ़ी थी कि ये तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स या कंपोनेंट ऑफ फोर्स या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, तो ये किसके डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहां पे वाली बात सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही ये लोड इज लिफ्टेड का यहां पे एग्जांपल बताया गया, तो इसको भी समझ लीजिए। अगर कोई एक बॉक्स यहां पे पड़ा हुआ है, उसको आप किसी लिफ्ट से ऊपर खींच रहे हैं, तो चेन जो उस पर बंध रही है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, और वो बॉक्स अभी यहां था लेकिन थोड़ी देर के बाद यहां आ गया, तो फोर्स लगाया ऊपर और बॉक्स भी गया ऊपर, तो दोनों के डायरेक्शन एक जैसे, वर्क डन इज पॉजिटिव। क्लियर? इसको एक और तरह से समझ सकते हैं, आप लिफ्ट में हैं, अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर से आप 5th फ्लोर पे आ गए, तो आपकी जो लिफ्ट का जो बॉक्स है उसको एक रस्सी से ऊपर खींचा गया है, तो वो आपका फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे आ गए, यानी कि आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगेन दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में, वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है। केस 4, यहां पे हमने किसके बारे में बात करी थी, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि कुछ ऐसा एंगल यहां पे बन रहा था हमारे फोर्स का। तो इस केस में हमने क्या बोला था कि भाई वर्क डन इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। और हमने क्या बोला था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, या कंपोनेंट के सेंस में भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका अपन क्या एग्जांपल लेते हैं, ब्रेक्स। जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे ब्रेक लगाते हैं, तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं आपकी गाड़ी की स्पीड धीरे होती है, यानी कि कुछ ना कुछ एक ऐसा फोर्स है, आपकी गाड़ी तो आगे चल रही है और आपकी गाड़ी आगे चलते चलते आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ होने लग जाता है, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी आगे की तरफ है, लेकिन कोई एक फोर्स ऐसा है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है आपके टायर्स के ऊपर ब्रेक के फॉर्म में, और वो क्या करता है, वर्क डन को नेगेटिव करता है, और इसलिए आपकी गाड़ी रुकती है।
एक और एग्जांपल, जब हम किसी बॉडी को किसी रफ सरफेस के ऊपर अगर खींचते हैं, मान लीजिए एक बॉक्स है, उस पर रस्सी बांध दी और मिट्टी वाले मैदान में अपन उसको खींच रहे हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है ना। अब देखिए ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैंने अभी आपको एक लिफ्ट वाला एग्जांपल बताया था, तो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों एग्जांपल मैंने जानबूझ करके लिए हैं। अगर आप लिफ्ट में हैं, ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक जा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, और वो कौन सा फोर्स था बेटा, वो जो रस्सी से जिससे टेंशन आ रही है ना, यानी कि जिस रस्सी से वो जो लिफ्ट का बॉक्स उससे कनेक्टेड है, वो टेंशन फोर्स ऊपर है और आप भी ऊपर जा रहे हैं, तो टेंशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। लेकिन 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 अब देखो यहां पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब यहां पे ये आपका लिफ्ट है और यहां पे लेट से आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ आपका टेंशन फोर्स था, आपका खुद का वेट नीचे की तरफ mg, और लेट से कि ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पे कुछ ना कुछ हो रहा था। जब हमने टेंशन के थ्रू वर्क डन फाइंड आउट किया तो टेंशन भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट का d भी ऊपर। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका वर्क डन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ नेगेटिव वर्क डन। भाई mg क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नीचे की तरफ लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव है, लेकिन टेंशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो पॉजिटिव है, क्योंकि टेंशन फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। और इसकी वजह से नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, हाँ या ना, जोर से जवाब दीजिए मुझे, हाँ या ना, समझ में आ रहा है इतनी बात। चलो, तो यहां पे अपने ये एग्जाम्पल खत्म होते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, बेसिकली एक न्यूमेरिकल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे ठीक है, फिगर्स तो आगे आ जाएंगे। फोर्थ सिचुएशन इन विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉक्स व्हाइल द बॉक्स स्लाइड्स राइटवर्ड्स एट अ डिस्टेंस d अक्रॉस अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, यानी कि सरफेस जो अपनी स्मूथ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज आर आइडेंटिकल, देयर ओरिएंटेशन आर एज shown, the rank the situation according to the work done on the box during the displacement from most positive to most negative। यानी कि अब हमारे सामने 4 सिचुएशन आने वाली हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा, तो हमें यह बताना है कि किसमें वर्क डन 0 है, किसमें पॉजिटिव और किसमें नेगेटिव है, और उनकी रैंकिंग को हमें अरेंज करना। और रैंकिंग कैसे देनी है, फ्रॉम द मोस्ट पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव, यानी कि जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है वो पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर नेगेटिव सबसे लास्ट में। तो सबसे पहला अपन यहां पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक बॉक्स है और ये 10 मीटर आगे जा रहा है और इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे पीछे। तो क्या यहां पे देखते से ही पता चल रहा होगा कुछ लोगों को कि जो फोर्स का एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां पे वर्क डन तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन क्योंकि हमें रैंकिंग भी बतानी है तो हमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो यहां पे वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के मुझे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट यहां। सो दिस इज 5 cos 37 डिग्री एंड दिस इज 5 sin 37 डिग्री। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, दिस कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो यानी कि कितना होगा, माइनस ऑफ 5 cos 37 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10। अब cos 37 कितना होता है, 4/5, तो यानी कि -5 इंटू 4/5 इंटू 10, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, -40 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास एक वर्क डन आ गया, ठीक है ना। इसको यहां पे स्टोर करके रखते हैं कि हमने जो ए क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें वर्क डन कितना है, -40 न्यूटन मीटर। ऐसे ही बी का रिजल्ट, सी का रिजल्ट और डी का रिजल्ट यहां पे अपन फाइंड आउट करके रखेंगे। तो ए आ गया अपने को यहां पे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी पार्ट। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन तो देखते से ही सॉल्व हो गया। यहां पे डिस्प्लेसमेंट है प्लस एक्स डायरेक्शन में, फोर्स है वाई डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वर्क डन कितना हो गया यहां पे, 0। तो यहां पे हमने लिख लिया वर्क डन इज 0। आगे बढ़िए, पार्ट सी देखते हैं यहां पे। अब पार्ट सी में क्या हो रहा है,
जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, क्या हमें ऐसा फील हो रहा है कि फोर्स का भी एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आ सकता है और ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें एक डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हम इसका कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट आ गया यहां और एक कंपोनेंट आ गया यहां। दिस इज 5 cos 37 डिग्री एंड दिस इज 5 sin 37 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 5 cos 37 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 5 इंटू 4/5 इंटू 10, 5 से 5 कैंसिल, बचा गया 40 न्यूटन मीटर। अब देखो, इससे पहले जो आया था वो नेगेटिव वर्क डन था, तो वहां पे -40 था, यहां पे पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, पार्ट डी देखते हैं। 4 पार्ट बताया ना इन्होंने, तो 4 पार्ट देखते हैं। अब यहां पे देखिए, इधर क्या है, 5 न्यूटन आगे और 10 मीटर भी आगे। अब इन दोनों के बीच में क्या बेटा, जो थीटा है वो 0 डिग्री है, यानी कि वर्क डन क्या होगा, F.S, यानी कि 5 इंटू 10, और ये सबसे ज्यादा आ गया हमारे पास, और दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन भी कैसा होगा, ये पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है ना, तो यहां पे अपना वर्क डन कितना है, W इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना था, हमको ये तो बताना ही था कि कौन सा वर्क डन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा जीरो है, लेकिन साथ साथ में इनकी रैंकिंग भी देनी थी, जो सबसे बड़ा था और सबसे छोटा था। तो यहां पे अगर मैं देखूं सबसे बड़ा कौन सा है, क्या बेटा डी सबसे बड़ा है, तो ये पहले नंबर पे आएगा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, और फिर सबसे छोटा ये, यानी कि डी इज ग्रेटर देन सी, देन बी और देन ए। ठीक है, इस तरह से आपकी यहां पे सीक्वेंस होगी। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये तो यूनिट ऑफ वर्क आ गई अपनी। तो ये तो अपन ने पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्लियर है रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। चलो आगे बढ़ते हैं फिर डायमेंशन ऑफ वर्क। क्या अपना भी यही डायमेंशन आया था, ml² T इनवर्स। बेसिकली ये जो भी मैंने आपको बोर्ड पे वर्क किया है वो सब यहाँ पे आप स्लाइड में आ रहा है, तो इनको आप देख लीजिएगा। ये सब स्लाइड्स और सब नोट्स आपको दिए जाएंगे आपके लेक्चर के साथ। सो यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस एंड एसआई सिस्टम, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क क्लियर है अपने को बहुत अच्छे से, डायमेंशन क्लियर है बहुत अच्छे से। बड़े आगे किसी को भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अपन ने रब भी नहीं किया, देखिए यहां पे लिखा हुआ है एसआई सिस्टम में वर्क, सीजीएस सिस्टम में वर्क, अर्ग और जूल में। ठीक है ना, और ये जूल और अर्ग में यहाँ पे अपन ने रिलेशन फाइंड आउट किया था। कितना आया था, 1 जूल 10⁻7 अर्ग और 10⁻⁷ जूल। क्लियर है यहां से, एक एक चीज वही की वही है। चलो अब एक और एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, यहां पे अपने को एक ब्लॉक दिया हुआ है 5 kg का, और यहां पे ये आपको बेसिकली फ्रिक्शन यहां पे प्रेजेंट है, जो कि कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, और आपको यहां पे वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन का और फोर्स का, कि फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना है और फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है, कितने टाइम पे, t बराबर 3 सेकेंड पे। इनिशियली ये रेस्ट पे है, यानी कि t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0। ये चीज यहां से आपको समझ में आ रही होगी। और फोर्स कितना लगा रखा है, 30 न्यूटन, कितने डिग्री एंगल पे, 37 पे। तो हम अभी ये मान करके चलते हैं कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, लेट से वो यहां पे कहीं पे हो रहा होगा। ठीक है ना, तो फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट यहां पे और एक कंपोनेंट यहां पे। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, दिस कंपोनेंट इज F cos 37 डिग्री एंड दिस इज, या F हटा दीजिए, 30 कर दीजिए यहां पे, 30 एंड दिस इज 30 sin 37 डिग्री। तो इसको रिजॉल्व करें, 30 इंटू 4/5, ये कितना हो गया, 24 न्यूटन। इसको रिजॉल्व करें, 30 इंटू 3/5, सो दिस इज 18 न्यूटन। और अगर मैं इसका एफबीडी नीचे की तरफ बनाऊं यहां पे, सो दिस इज 50, और ऊपर की तरफ यहां पे क्या आएगा बेटा, एक नॉर्मल। क्लियर है यहां तक की चीजें। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल इज इक्वल्स टू 50 माइनस 18। भाई ऊपर की तरफ दो कंपोनेंट नीचे ही है, तो n प्लस 18 बराबर 50, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 18। क्लियर है यहां तक। तो ये कितना आ गया, 32 न्यूटन। ये आपको नॉर्मल की वैल्यू मिल गई। अब
अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फोर्स का कंपोनेंट आगे की तरफ है तो एक यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा कुछ पीछे F, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है म्यू एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, अभी अपन ने कैलकुलेट करी 30। भाई ये गलती मत कर देना कि n को 50 के बराबर कर दो, वहां पे फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, उसकी वजह से नॉर्मल की वैल्यू आई है कितनी 32 न्यूटन। तो यहां पे 1/2 यानी कि 0.5 को मैंने क्या लिख लिया 1/2 इंटू एन की वैल्यू इज 32 न्यूटन। तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16 न्यूटन। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे, आप इस पूरे को एक्सेलरेशन बताने के लिए आप क्या करें, आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, जानते हैं हम ऐसा एनएलएम में पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो इस पे नेट फोर्स कितना है, क्या आगे जाने वाला फोर्स 24 न्यूटन, पीछे आने वाला फ्रिक्शन फोर्स है 16 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एफ नेट अपॉन मास ऑफ सिस्टम। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 अपॉन मास कितना है 5, तो ये कितना हो गया 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया नेट एक्सेलरेशन आ गया। तो अब नेट एक्सेलरेशन आ गया और मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, भाई मुझे तो वर्क डन निकालना है, पॉजिटिव और नेगेटिव सब पता चल जाएगा, लेकिन वर्क डन कैसे निकालना है, एक तो फ्रिक्शन का और एक वर्क डन निकालना है फोर्स का, और दोनों में ही F.S होगा। तो फोर्स तो मुझे पता चल गया, एक तो 24 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स मुझे पता चल गया 16 न्यूटन, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट पता चला, ये बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा मैं, और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा मैं यहां पे, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब सब लोग को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो पहली वाला कंपोनेंट तो यहां पे 0 हो गया। तो S बराबर हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 8/5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, अपने से देखिए कितने टाइम पे पूछा गया है, एट टाइम t बराबर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सो 3 इंटू 3, सो 2 से 4 टाइम, 3 3 9 4 36, सो डिस्प्लेसमेंट इज 36/5 मीटर। तो अब अपना काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स और एग्जिस्टिंग फोर्स तो पता ही है। भाई नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है अपना डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वो कितना है 24 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना है 16 न्यूटन। अरे भाई क्लियर नहीं हुआ क्या ये, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इधर की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 24 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन है ये अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट है, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हो रहा होगा वो नेगेटिव होगा, और इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी कि हम अगर यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करें, सो W इज इक्वल्स टू, ये अपन किसके लिए कर रहे हैं फोर्स की वजह से, तो ये कितना आएगा 24 इंटू 36/5 न्यूटन मीटर। और अगर मैं वर्क डन पता करूं फ्रिक्शन की वजह से, तो ये कितना होगा 16 माइनस इंटू 36/5 न्यूटन मीटर। तो यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए एक और कंसेप्ट भी है इसमें वर्क डन का, जो कि रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आज अपन ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, तो अपन 1 मिनट के अंदर सारी बातें रिकॉल करते हैं। आज हमने वर्क डन के बारे में छोटी सी बात ये समझी है कि वर्क नॉर्मल लोगों के लिए और फिजिक्स वाले बंदों के लिए कैसे अलग होता है, उनकी डेफिनेशन देखी नॉर्मल में, और केसेस देखे अपन ने 4 केसेस, उससे अपन ने वर्क डन को पता किया कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। यूनिट ऑफ वर्क देखी SI सिस्टम में, CGS सिस्टम में। फिर अपन ने 2 न्यूमेरिकल देखे, और दोनों न्यूमेरिकल से अपने को क्या पता चलता है कि वर्क डन कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। और ये इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में तो हमको काफी अच्छा आइडिया भी मिल चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर से अपन कंटिन्यू करेंगे और रेफरेंस फ्रेम पे वर्क कैसे डिपेंड करता है ये और अपन सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।